गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कल जो टॉपिक हमने देखा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आज उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब था जब एक मेटल सरफेस पे, जब कोई भी एक मेटल सरफेस पे लाइट रेडिएशन इंसिडेंट होते हैं तो उस सरफेस में से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर एमिट हो जाते हैं। इस फिनोमिनन को हमने बोला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप को ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हमने कंसीडर किया है कि ये जो है एक इवैक्यूएटेड ग्लास चेंबर है। ये जो चीज है ये एक इवैक्यूएटेड ग्लास चेंबर है। इवैक्यूएटेड का मतलब इसके अंदर वैक्यूम है। इस इवैक्यूएटेड ग्लास चेंबर के ऊपर यहां पर इस जगह पर एक क्वार्ट्ज का विंडो है। इस इवैक्यूएटेड ग्लास चेंबर में यहां पर एक क्वार्ट्ज विंडो है। जो भी लाइट रेडिएशंस एंटर करेंगे ग्लास चेंबर के अंदर वो ये क्वार्ट्ज विंडो के थ्रू एंटर करेंगे। यहां पर अंदर दो प्लेट्स है, फोटोसेंसिटिव प्लेट्स। फोटोसेंसिटिव प्लेट्स मतलब ऐसे प्लेट्स जिन पे जब लाइट इंसिडेंट होता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो सकते हैं। दो फोटोसेंसिटिव प्लेट्स है। पहला प्लेट है यहाँ पर, इसका नाम है एमिटर। इसका मतलब ये जो प्लेट है ये इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करता है। सेकेंड प्लेट यहां पर लगाया है वो है कलेक्टर। कलेक्टर का जो काम है, कलेक्टर जो है इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करेगा। उसके बाद नीचे जो है ये पूरे सेटअप के नीचे एक वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्टेड है। वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज हो सकता है, यहाँ पर चेंज कर सकते हैं हम। यहाँ पर एक माइक्रो एमीटर कनेक्टेड है। माइक्रो एमीटर का काम है करंट को मेजर करना। यहाँ पर एक कम्यूटेटर कनेक्टेड है। कम्यूटेटर जो है वो करंट का डायरेक्शन चेंज करके बता सकता है, करंट का डायरेक्शन चेंज करके भेजेगा सर्किट में। अब जब एक लाइट रेडिएशन एक एमिटर प्लेट पे, एक फोटो सेंसिटिव एमिटर प्लेट पे इंसिडेंट होगा, जब उस लाइट रेडिएशन का जो फ्रीक्वेंसी है एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा रहेगा, तो क्योंकि यहाँ पर लाइट रेडिएशन इंसिडेंट है इसका मतलब है यहाँ पर बहुत सारे फोटॉन्स एक साथ आ रहे हैं। फोटॉन्स अपने साथ एनर्जी लेके आ रहे हैं, E इज इक्वल्स टू एच न्यू। फोटॉन्स जो है अपने साथ एनर्जी लेके आ रहे हैं, E इज इक्वल्स टू एच न्यू। जब वो फोटॉन्स यहाँ पर एमिटर प्लेट पे इंसिडेंट होंगे तो लार्ज नंबर में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ से एमिट होने लगेंगे। ये जो कलेक्टर प्लेट है, कलेक्टर प्लेट का जो पोटेंशियल है वो हमेशा ट्राई करके पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा जाता है। कलेक्टर प्लेट का जो पोटेंशियल है उसे रखा जाता है पॉजिटिव हायर पोटेंशियल पे। जब कलेक्टर को हायर पोटेंशियल पे सेट करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है तो कलेक्टर जो है वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब वो पॉजिटिव पोटेंशियल का वैल्यू हम लोग इंक्रीज करते जाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स का स्पीड है एमिटर से कलेक्टर की तरफ आने का वो स्पीड भी धीरे धीरे इंक्रीज होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होने लगेंगे। तो इस पर्टिकुलर पोटेंशियल को बोला जाता है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। जब एक कलेक्टर प्लेट को हायर पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखते हैं तो वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो उस पोटेंशियल को बोला जाता है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। अगर इसी कलेक्टर को नेगेटिव पोटेंशियल पे रखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज भी नेगेटिव है और जो कलेक्टर प्लेट है उसका पोटेंशियल भी नेगेटिव अगर रखा, तो ये जो कलेक्टर है ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करने लगेगा। रिपेल करेगा मतलब धीरे धीरे उन इलेक्ट्रॉन्स का जो है वो स्पीड कम करेगा। जब इलेक्ट्रॉन्स का स्पीड कम होगा तो इलेक्ट्रॉन्स रिटार्ड होंगे, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन में जाएंगे। उस टाइम पे जो कलेक्टर का पोटेंशियल रहता है उस पोटेंशियल को बोला जाता है रिटार्डिंग पोटेंशियल। जब कलेक्टर प्लेट को लोअर पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल पे रखा जाता है तो उस पोटेंशियल को बोला जाता है रिटार्डिंग पोटेंशियल। तो सबसे पहले लाइट रेडिएशन ये क्वार्ट्ज विंडो से एंटर होगा, एमिटर प्लेट पे गिरेगा। एमिटर प्लेट से लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन्स फोटो सेंसिटिव सरफेस में से एमिट होते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से कलेक्टर पे जाएंगे तो कंटिन्यूअसली एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। जब सर्किट कंप्लीट होगा मतलब ये सर्किट में से लार्ज अमाउंट में करंट फ्लो होने लगेगा। करंट का वैल्यू जो है वो स्मॉल रहता है, माइक्रो एम्पियर्स में करंट जो है वो यहाँ पर प्रोड्यूस होता है।
तो यहाँ पर एक माइक्रो एमीटर कनेक्टेड है जो कंटिन्यूअसली हमें करंट का वैल्यू मेजर करके देगा, जो करंट का वैल्यू रहेगा माइक्रो एम्पियर्स में। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए, जो जिन इलेक्ट्रॉन्स का नाम था फोटो इलेक्ट्रॉन्स, वो जब कलेक्टर में जाएंगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, तो एक करंट प्रोड्यूस होगा जिस करंट को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो पूरे एक्सपेरिमेंटल सेटअप में बेसिकली एक इवैक्यूएटेड ग्लास चेंबर है, एक क्वार्ट्ज विंडो है जहां से लाइट रेडिएशन एंटर करेगा, दो फोटो सेंसिटिव प्लेट्स है, एक एमिटर और एक कलेक्टर। एमिटर का काम है इलेक्ट्रॉन्स एमिट करना, कलेक्टर का काम है इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट करना। ये जो पूरा सेटअप है इसको कनेक्ट किया एक वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस से। एक माइक्रो एमीटर कनेक्टेड है जिसका काम है करंट मेजर करना, एक कम्यूटेटर कनेक्टेड है जिसका काम है करंट का डायरेक्शन चेंज करना। तो जब लाइट गिरेगा तो यहाँ से जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे उनके वजह से सर्किट कंप्लीट होगा, तो यहाँ पर एक करंट प्रोड्यूस होगा जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब हम देखेंगे ऑब्जर्वेशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के बाद कुछ उसके ऑब्जर्वेशंस थे, जिन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे आगे तुम्हारे न्यूमेरिकल्स और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स बेस्ड है, उन ऑब्जर्वेशंस को स्टडी करते हैं। सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन था, जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो पहला जो ऑब्जर्वेशन था वो था इलेक्ट्रॉन्स तभी ही एमिट होंगे जब जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रहेगा, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा रहेगा। अज्यूम करते हैं कि फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है 10 हर्ट्ज, तो अगर 10 हर्ट्ज से ज्यादा का फ्रीक्वेंसी आएगा लाइट का तो ही इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। अगर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 10 हर्ट्ज से कम है तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे। तो ये जो 10 हर्ट्ज है ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है जितना इलेक्ट्रॉन्स को एमिट होने के लिए रिक्वायर्ड है। इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी के वैल्यू को बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का जो सिंबल है वो है न्यू नॉट। जब नॉर्मल लाइट का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा रहेगा तो ही इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, उसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं हो सकते। तो हमेशा फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा रहना चाहिए तो ही इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। चाहे लाइट का इंटेंसिटी बहुत ज्यादा रहेगा, अगर लाइट बहुत ज्यादा ब्राइट है या लाइट बहुत ज्यादा डिम है, उस पे इलेक्ट्रॉन्स का जो एमिशन है वो डिपेंड नहीं करता है। सपोज लाइट का इंटेंसिटी बहुत हाई है लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड से कम है। इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई है मतलब ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है लाइट का, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू है फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन्स तभी ही एमिट होंगे जब फ्रीक्वेंसी का वैल्यू थ्रेशोल्ड से ज्यादा रहेगा। अगर लाइट बहुत ज्यादा डिम है मतलब इंटेंसिटी बहुत कम है, लेकिन तब भी अगर जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स 100% एमिट होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो एमिशन है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा रहना चाहिए, वो जो पर्टिकुलर वैल्यू है उसे बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सेकेंड जो ऑब्जर्वेशन था वो था कि जैसे ही फोटॉन्स मेटल सरफेस पे इंसिडेंट हो रहे हैं, उसी पर्टिकुलर वेरी इंस्टेंट पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी यहां से एमिट होते हैं। जैसे ही फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे उसी टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी एमिट होना चालू हो जाएंगे। तो देर इज नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंस ऑफ फोटॉन्स एंड द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ही फोटॉन्स आए वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना चालू हो गए। जो टाइम डिफरेंस है दोनों चीजों के बीच का वो है नैनो सेकेंड्स में। नैनो सेकेंड मतलब 10⁻⁹ सेकेंड्स। इतना नेग्लिजिबल टाइम डिफरेंस है दोनों में एनर्जी एक्सचेंज होने का। जैसे ही फोटोन आएगा अपना एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देगा और इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा। ये जो पूरा प्रोसेस है ये नेग्लिजिबल 10⁻⁹ सेकेंड्स के टाइम इंटरवल में हो रहा है। तीसरा जो ऑब्जर्वेशन है, अगर जो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा रहेगा मतलब इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने वाले हैं, और उसको मैंने फिक्स कर दिया। सपोज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है 10 हर्ट्ज, मैंने फ्रीक्वेंसी को 20 हर्ट्ज पे सेट करके फिक्स कर दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन्स हमेशा एमिट होने वाले हैं यहाँ पर। और अगर जो पोटेंशियल है, जो पोटेंशियल का वैल्यू है कलेक्टर के पोटेंशियल को भी अगर मैंने फिक्स रख दिया, उस टाइम पे अगर मैं लाइट का इंटेंसिटी बढ़ाते जाऊंगा, इंटेंसिटी होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स। जब लाइट का इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो जो नंबर ऑफ फोटॉन्स का वैल्यू है
वो फोटॉन्स का वैल्यू भी बढ़ते जाएगा। कभी एक फोटोन आ रहा था पहले कम इंटेंसिटी में, शायद जब इंटेंसिटी बढ़ा देंगे तो 10 फोटॉन्स आएंगे, 100 फोटॉन्स आएंगे। तो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाया जाएगा वैसे वैसे नंबर ऑफ फोटॉन्स का वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगा। नंबर ऑफ फोटॉन्स जितने ज्यादा मेटल सरफेस पे गिरेंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहां से एमिट होने वाले हैं। जितने ज्यादा फोटॉन्स मेटल सरफेस पे गिरेंगे उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहां से एमिट होंगे। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे उतना ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा तुम्हारे सर्किट में। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए उतना ही ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू प्रोड्यूस होगा। मतलब जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाते गए वैसे वैसे अल्टीमेटली जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है उसका वैल्यू भी बढ़ते जा रहा है। तो जब इंटेंसिटी वर्सेस करंट का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आएगा, इंक्रीजिंग बोथ द साइड्स। मतलब करंट भी बढ़ रहा है, साथ साथ में इंटेंसिटी का वैल्यू भी बढ़ते जा रहा है। फोर्थ जो ऑब्जर्वेशन है, फोर्थ ऑब्जर्वेशन में फिर से हमने जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड से ज्यादा रखा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने वाले हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा पे रख के उसको फिक्स कर दिया, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हम लोग ने फिक्स कर दिया। इंटेंसिटी का जो वैल्यू है, इंटेंसिटी भी इस बार हम लोग ने रख दिया फिक्स्ड, इंटेंसिटी को भी चेंज नहीं कर रहे। इस बार जो कलेक्टर का पोटेंशियल है, कलेक्टर को जो पॉजिटिव पोटेंशियल हायर पोटेंशियल पे रखा था उसका पोटेंशियल का वैल्यू हम लोग इंक्रीज करते जाएंगे। तो ये एग्जांपल से समझते क्या होगा, एक एमिटर प्लेट है और दूसरा यहाँ पर कलेक्टर प्लेट। अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हो रहा है। जब लाइट इंसिडेंट होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। टोटल अगर एक सेकेंड में, 1 सेकेंड में अगर 100 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एमिट हुए हैं। इनिशियली कलेक्टर का जो पोटेंशियल था वो हमने रखा था +1 वोल्ट पे। जब +1 वोल्ट पे पोटेंशियल रखा तो कलेक्टर ने शायद 100 में से सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन्स जो है उन्हें अपने तरफ अट्रैक्ट किया। जब 10 इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्टर ने अट्रैक्ट किया तो जो करंट का वैल्यू, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बना वो भी बना 1 एम्पियर। वोल्टेज कम है, पोटेंशियल कम है कलेक्टर का, तो जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो भी वैल्यू उसका कम रहेगा 1 एम्पियर। कुछ देर बाद हमने कलेक्टर का जो पोटेंशियल है वो बढ़ा के कर दिया 5 वोल्ट पे। तो जो यहां से 100 इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए थे एक सेकेंड में, अब एक सेकेंड में यहां पर 50 इलेक्ट्रॉन्स आने लगे। मतलब हर सेकेंड 50 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे, हर सेकेंड 50 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो इस बार जो करंट हमने प्रोड्यूस किया है, करंट जो बना है वो है 5 एम्पियर। और वोल्टेज बढ़ा दिया, कलेक्टर का पोटेंशियल बढ़ा के हम लोग लेके गए 10 वोल्ट पे। जब कलेक्टर के पोटेंशियल को 10 वोल्ट पे सेट किया तो एक सेकेंड में 100 इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे थे, वो 100 के 100 पहुंच गए कलेक्टर के पास। जब 100 के 100 इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर पे आएंगे तो जो करस्पॉन्डिंग करंट है वो बन जाएगा 10 एम्पियर। इसके बाद क्या होगा, जब हमने वोल्टेज को या पोटेंशियल को बढ़ा के कर दिया 12 वोल्ट, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने के लिए है ही कितने, 100 इलेक्ट्रॉन से। एक सेकेंड में सिर्फ 100 इलेक्ट्रॉन्स ही है जो एमिटर प्लेट में से एमिट हो रहे हैं। तो जब मैंने 12 वोल्ट का भी पोटेंशियल अप्लाई किया तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स 100 से ज्यादा नहीं है तो अब भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 100 इलेक्ट्रॉन्स ही आएंगे। 10 वोल्ट पे भी 100 आ रहे थे, 12 पे भी अभी कितने आएंगे, 100। अगर मैं 50 वोल्ट कर दूंगा तो भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कितने पहुंचेंगे, 100 इलेक्ट्रॉन्स ही पहुंचेंगे। मतलब अब भी करंट का वैल्यू कितना है, 10 एम्पियर। और पोटेंशियल बढ़ाऊंगा फिर भी इलेक्ट्रॉन्स का नंबर अब कांस्टेंट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट हो गए तो करंट का वैल्यू भी सेम आएगा, 10 एम्पियर थ्रू आउट आएगा करंट का वैल्यू। इससे ज्यादा करंट नहीं बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब ये जो करंट का वैल्यू है ये कांस्टेंट है। इस करंट को बोला जाता है सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट मतलब इस करंट से ज्यादा मैक्सिमम हम लोग को करंट नहीं मिल पाएगा। इस करंट को बोला जाता है सैचुरेशन करंट। जो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन में हमने फिर से फ्रीक्वेंसी जो है उसको थ्रेशोल्ड से ज्यादा रखा है। फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा रहेगा उसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, और उसको फिक्स कर दिया एक पर्टिकुलर वैल्यू पे। इस बार जो है इंटेंसिटी भी मैं चेंज करूंगा, वोल्टेज भी, पोटेंशियल भी चेंज करूंगा। मैं दो सेटअप ले रहा हूं, सेटअप ए और सेटअप बी। पहले वाले में जो इंटेंसिटी है उसे मैंने रखा है I1, इंटेंसिटी का वैल्यू है I1। जब एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी का लाइट गिरेगा तो कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ फोटॉन्स ही एमिट होंगे। सपोज यहां पर कोई एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी I1 का लाइट गिरा है एमिटर पे,
तो एक सर्टन अमाउंट ऑफ फोटॉन्स गिरे हैं। जब एक सर्टन अमाउंट ऑफ फोटॉन्स गिरे तो यहां से हमने चेक किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए वो फिर से कितने थे, 100 इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए। तो पिछले ऑब्जर्वेशन जैसा जब हमने करंट इसको पोटेंशियल को 1 वोल्ट पे रखा था, तो इस तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे एमिटर से कलेक्टर की तरफ वो सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो करंट बन रहा था सिर्फ 1 एम्पियर। फिर 2 वोल्ट किया, फिर हम बढ़ते बढ़ते आगे 10 वोल्ट पे। जब 10 वोल्ट किया तो 1 सेकेंड में 100 इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए, तो कलेक्टर की तरफ पहुंचे भी कितने, 100 इलेक्ट्रॉन्स। तो करंट का जो वैल्यू था वो बन गया था 10 एम्पियर। फिर अगर हम लोग ने वोल्टेज और बढ़ा दिया, पोटेंशियल और बढ़ा दिया, 12 वोल्ट कर दिया, फिर चेक किया तो अब भी 100 इलेक्ट्रॉन्स ही आ रहे हैं, मतलब करंट का वैल्यू अब भी 10 एम्पियर है। करंट का वैल्यू 10 एम्पियर के बाद और नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहां पर आने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका वैल्यू था फिक्स। तो ये जो 10 एम्पियर का करंट है वो था सैचुरेशन करंट। तो केस 1 में जब इंटेंसिटी I1 है तो सैचुरेशन करंट का वैल्यू है 10 एम्पियर। सेकेंड केस में इंटेंसिटी को बढ़ा दिया, इंटेंसिटी को रखा हमने I2 पे। जब इंटेंसिटी बढ़ा दिया तो जो नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटर पे गिरने वाले हैं वो फोटॉन्स का नंबर भी बढ़ जाएगा। जितने ज्यादा फोटॉन्स गिरेंगे उतने ज्यादा यहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर एमिट होंगे। तो पहले इलेक्ट्रॉन्स जो आ रहे थे वो थे 100, अब जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं वो है 150 इलेक्ट्रॉन्स। 150 इलेक्ट्रॉन्स जब एमिटर में से एमिट हो रहे हैं, तो जब 1 वोल्ट रहेगा तो कलेक्टर सिर्फ 10 को कलेक्ट करेगा, तो करंट 1 एम्पियर। 10 वोल्ट रहेगा तो कलेक्टर 150 में से 100 को एक्सेप्ट करेगा, तो करंट हो जाएगा 10 एम्पियर। जब 15 वोल्ट हो जाएगा, इस बार क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स 150 है तो सारे के सारे 150 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आ जाएंगे। उस टाइम पे करंट का वैल्यू हो जाएगा 15 एम्पियर। 16 वोल्ट या 20 वोल्ट भी हो जाएगा जब, अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही 150 है तो अब भी इलेक्ट्रॉन्स यहां तक कितने पहुंचेंगे, 150 इलेक्ट्रॉन। सेम ऑब्जर्वेशन है ऊपर जैसा, इस बार सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो इस बार अभी 20 वोल्ट पे भी इलेक्ट्रॉन सिर्फ कितने आ रहे हैं, 150। मतलब इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो कांस्टेंट हो गया है, तो इनके वजह से बनने वाला जो करंट है वो भी कांस्टेंट हो जाएगा, उसे बोला जाएगा सैचुरेशन करंट। यहां पर जो सैचुरेशन करंट है वो मिला है 15 एम्पियर। इसका मतलब जब हमने इंटेंसिटी को I1 से I2 पे इंक्रीज किया तो सैचुरेशन करंट का वैल्यू भी 10 एम्पियर से हो गया 15 एम्पियर। जब इसका एक ग्राफ प्लॉट करेंगे करंट वर्सेस पोटेंशियल का, तो 3 इंटेंसिटीज लिए I1, I2 और I3। जैसे I3 का जो इंटेंसिटी का वैल्यू है इट इज ग्रेटर देन I2 एंड इट इज ग्रेटर देन I1। सबसे ज्यादा इंटेंसिटी I3 का, I3 का इंटेंसिटी ज्यादा रहेगा, मतलब उसका जो सैचुरेशन करंट है उसका वैल्यू और ज्यादा रहेगा। तो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हैं तो जो सैचुरेशन करंट का वैल्यू है वो भी ऊपर जा रहा है। यहां पर सपोज रहेगा 10 एम्पियर, I2 के लिए था 15 एम्पियर, तो I3 के लिए रहेगा शायद 20 एम्पियर। तो धीरे धीरे इंटेंसिटी के साथ साथ सैचुरेशन करंट का वैल्यू भी बढ़ रहा है। सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन है, जब एक मेटल सरफेस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना चाहेंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवाने के लिए कुछ तो एक एनर्जी उनको लगेगा, कुछ एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देना पड़ेगा ताकि वो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस को लीव करे। अज्यूम करते हैं एक इलेक्ट्रॉन को बाहर एमिट होने के लिए 2 जूल्स का एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी प्रोवाइड कौन कर रहा है, फोटॉन्स। तो E इज इक्वल टू एच न्यू, ये फोटोन के एनर्जी का फॉर्मूला था। सपोज करते हैं कि जो फोटॉन से अपने साथ एनर्जी लेके आ रहे हैं 10 जूल्स का। 10 जूल्स का जब एनर्जी इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को दिया, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर सरफेस तक आने के लिए कितना जूल्स एनर्जी चाहिए था, 2 जूल्स। 10 में से 2 जूल्स इलेक्ट्रॉन्स ने यूज किया सरफेस तक आने के लिए। अब उनको बाहर एमिट होने के लिए और कितना एनर्जी बचा है, एक्स्ट्रा 8 जूल का एनर्जी उनके पास पड़ा है। इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री होके सरफेस पे आ गए, 10 जूल्स में से 2 ने यूज कर दिया। एक्स्ट्रा जो 8 जूल का एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन्स के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब अब इलेक्ट्रॉन्स यहां से हाई स्पीड से एमिट हो जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी 8 जूल्स है। इसका मतलब जब मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो एच न्यू मतलब फोटोन का एनर्जी बढ़ेगा। जितना ज्यादा फोटोन एनर्जी लेके आएगा उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का बढ़ेगा। अब जब यहां पर 10 जूल्स था तो काइनेटिक एनर्जी कितना मिल रहा था, 8 जूल्स। जब यहां पर 20 होगा, 20 में से 2 यूज हो जाएगा, तो बाकी बचा हुआ जो 18 जूल्स है वो काइनेटिक एनर्जी। मतलब मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाया, उसके वजह से फोटोन का एनर्जी बढ़ा और अल्टीमेटली काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू भी बढ़ गया। सेवेंथ ऑब्जर्वेशन है,
अगर हमने कलेक्टर प्लेट जो है उसे लोअर पोटेंशियल पे सेट किया है, नेगेटिव पोटेंशियल पे, जब कलेक्टर को नेगेटिव पे सेट करेंगे तो कलेक्टर अब इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। जब एमिटर में से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं तो हर एक इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट रहता है, क्योंकि वो अलग अलग मेटल के डेप्थ्स में से आ रहे हैं। तो अगर पहला इलेक्ट्रॉन है उसका काइनेटिक एनर्जी है 10 जूल, दूसरा इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी है 20 जूल्स, और आखिरी वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसका काइनेटिक एनर्जी है 100 जूल्स। कलेक्टर को नेगेटिव पे रखा है, इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। जब कलेक्टर को -1 वोल्ट पे रखा तो इसका स्ट्रेंथ इतना ही था कि सिर्फ ये 10 जूल वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर सका, तो बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो अभी भी कलेक्टर तक आ रहे थे, मतलब अभी भी करंट प्रोड्यूस हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट अभी भी फ्लो कर रहा है। कलेक्टर के पोटेंशियल को रखा -2 वोल्ट पे। -2 वोल्ट का जो स्ट्रेंथ है कलेक्टर का, वो सेटिस्फैक्टरीली 10 जूल्स और 20 जूल्स ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को रोक पाया। अभी भी एक इलेक्ट्रॉन जिसका एनर्जी 100 जूल्स है वो अभी तक कलेक्टर तक पहुंच रहा है, इसका मतलब अब भी करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में। जब कलेक्टर के पोटेंशियल को सेट किया -10 वोल्ट पे, -10 वोल्ट पे जब कलेक्टर को सेट किया तो ये जो इलेक्ट्रॉन था कलेक्टर ने इसको भी रिपेल कर दिया, मतलब 10, 20 और 100 जूल सारे इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर दिया। जब एक भी इलेक्ट्रॉन एमिटर से कलेक्टर पर नहीं आएगा उसका मतलब जो सर्किट में करंट है वो करंट का वैल्यू हो जाएगा 0। ऐसा पोटेंशियल या ऐसा रिटार्डिंग पोटेंशियल जहां पर करंट का वैल्यू 0 हो जाता है या करंट कट ऑफ हो जाता है, इस पर्टिकुलर -10 वोल्ट मतलब इस पर्टिकुलर पोटेंशियल को बोला जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल या तो फिर कट ऑफ पोटेंशियल। इस पोटेंशियल का सिंबल होता है V0। ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स रिपेल हो जाएंगे और करंट का वैल्यू 0 हो जाएगा, इस नेगेटिव पोटेंशियल को बोला जाता है कट ऑफ पोटेंशियल या तो फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एर्थ ऑब्जर्वेशन है। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन बढ़ाया जाता है, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे मतलब फोटोन का जो एनर्जी है एच न्यू वो भी बढ़ेगा, फोटोन का एनर्जी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू जो है इलेक्ट्रॉन्स का वो भी बढ़ेगा। ये ऑब्जर्वेशन में देखा था। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो पहले जो इलेक्ट्रॉन 100 जूल से आ रहा था वही इलेक्ट्रॉन अब 200 जूल से या 300 जूल से आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ज्यादा हो गया तो कलेक्टर का जो नेगेटिव पोटेंशियल है उसको भी हमें इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि वो 200 जूल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर पाए। मतलब -10 वोल्ट पे 100 जूल का इलेक्ट्रॉन रिपेल हो रहा था, तो अब जब -20 वोल्ट होगा तो ही जाके जो 200 जूल का इलेक्ट्रॉन है वो रिपेल हो पाएगा। तो जब हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ गया। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया तो इस बार जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, जिस पोटेंशियल से हम इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप कर रहे थे उसका वैल्यू भी बढ़ाना पड़ेगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा जब फ्रीक्वेंसी का वैल्यू बढ़ेगा। लास्ट जो 9th पॉइंट है, 9th पॉइंट में बेसिकली ये है कि जब हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं। नंबर ऑफ फोटॉन्स जब ज्यादा होंगे तो करंट का वैल्यू जो है, थर्ड ऑब्जर्वेशन में देखा था, फोटॉन्स बढ़ रहे हैं इंटेंसिटी बढ़ रहा है तो करंट का वैल्यू भी बढ़ रहा है। मतलब जो करंट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे। इंटेंसिटी कम ज्यादा करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू भी वेरी होगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन था, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में देखा था, जो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन था वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। वहां पर इंटेंसिटी का कुछ भी मतलब नहीं है। इंटेंसिटी से सिर्फ क्या रिलेटेड है, करंट। इंटेंसिटी वेरी होगा तो करंट का वैल्यू भी वेरी होगा। ये है 9 ऑब्जर्वेशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।